हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हो बायोलॉजी वाला। नेक्स्ट वीडियो में जो क्वेश्चंस की आपके लिए लेकर के आया हूं, जिसमें आज हम 20 क्वेश्चन रेस्पायरेशन इन ह्यूमन बींग्स वाले चैप्टर से करेंगे। जहां जहां पर कुछ समझाने वाली बात होगी मैं आपको समझाता हुआ चलूंगा। तो करते नहीं है देर, करते हैं शुरू वीडियो को। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान है। देखिए क्या लिखा हुआ, लिखा है विच इज द फॉलोइंग डिजीज इज इनकरेक्टली मैच विद इट्स फीचर। कौन सी बीमारी अपने फीचर से मैच नहीं करती है। लिखा है जॉइंडिस, तो अफेक्टेड स्किन एंड आइज एंड टर्न येलो, तो सही है। कॉन्स्टिपेशन में बॉल मूवमेंट्स अकर इरेगुलरली, ये भी सही है। डायरिया में इंक्रीज लिक्विडिटी ऑफ फीकल डिस्चार्ज, ये भी सही है। एंड इंडाइजेशन एंड दिस इज रिफ्लेक्स एक्शन कंट्रोल्ड बाय द मेडुला। तो भाई देखो, ये आपको ध्यान रखने वाली बात है कि इंडाइजेशन जो होता है वो मेडुला का रिफ्लेक्स एक्शन नहीं होता। तो ये सवाल का आंसर इनकरेक्टली पूछा था, तो इसलिए यही होगा, फोर्थ वाला ऑप्शन होगा। ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, जो कि आपका ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है डक्टस कोलिडोकस फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ। डक्टस कोलिडोकस किसके फ्यूजन से बनती है। यहाँ लिखा है कॉमन हिपैटिक डक्ट प्लस बाइल डक्ट, पैनक्रेटिक डक्ट प्लस बाइल डक्ट, कॉमन हिपैटिक डक्ट प्लस सिस्टिक डक्ट एंड पैनक्रेटिक डक्ट प्लस सिस्टिक डक्ट। तो देखो ये एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, आप उसको याद रख लेना, याद कर लेना, नोट कर लेना। कॉमन हिपैटिक डक्ट एंड सिस्टिक डक्ट मिलकर के डक्टस कोलिडोकस बनाते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा ये है, कार्बन डाइऑक्साइड डिसोसिएट फ्रॉम कार्बेमिनो हीमोग्लोबिन व्हेन। तो भैया देखो, आपको पता है कार्बेमिनो हीमोग्लोबिन कब बनता है, जब आपके टिश्यू में कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू छोड़ते हैं, टिश्यू से CO2 ब्लड में आती है, वहाँ हीमोग्लोबिन जो है वो आपका जो है कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी कर लेता है। तो लगभग 23% जो आपके CO2 है वो इस तरह से कैरी होती है एज पर कार्बन हीमोग्लोबिन। अब ये जाता है लंग्स पे, लंग्स पे जाकर के आपको पता है ऑक्सीजन बढ़ेगी, ऑक्सीजन बढ़ेगी तो आपको पता ही है तब ये रिलीज करेगा इसको। तो जो भी ऑप्शन आपका ऐसा होगा ऑप्शन बढ़ने वाला, वही आंसर होगा। तो यहाँ पर हमें एक ही ऑप्शन मिल रहा है, वो सीधा सीधा ये है कि PO2 इज हाई एंड PCO2 इज लो। तो लंग्स की बात हो रही है, लंग्स पे जाकर के सारी रिएक्शन उल्टी दिशा में चलती हैं और कार्बेमिनो हीमोग्लोबिन अपनी कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देता है। ठीक है ना। ये यहाँ पर आपको याद होगा कि लंग्स पे आपका एक इफेक्ट लगता है, बोहर इफेक्ट होता है एक, तो जो आपका वहाँ लगता है क्या बोलते हैं टिश्यूज़ में, एक आपका इफेक्ट होता है जो लंग्स पे आकर के लगता है। अभी मेरे नाम उसका दिमाग से स्किप कर गया है, तो वो वाला इफेक्ट लगता है यहाँ पर उसको CO2 को रिलीज कराने के लिए। नेक्स्ट है आपका रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट A to D लाओ एवरी। यहाँ देखना पढ़ने स्टेटमेंट नीचे पूछा है, करेक्ट पूछा है, मे बी रॉन्ग पूछा है। रॉन्ग स्टेटमेंट आपके जो है वो कितने हैं। लिखा है एवरी 100 ml ऑफ डीऑक्सीनेटेड ब्लड डिलीवर अप्रोक्सीमेटली 4 ml CO2। तो ये तो सही स्टेटमेंट है। एवरी 100 ml ऑक्सीनेटेड ब्लड डिलीवर अराउंड 5 ml ऑफ O2, ये भी सही है आपका। तो जिसमें आपको ध्यान रख लेना कि जो आपका 100 ml ब्लड होता है उसके पास आपका 19.4 ml ऑक्सीजन होती है, ये आप याद कर लेना। और नेक्स्ट लिखा है नियर 20 to 25% ऑफ O2 इज ट्रांसपोर्टेड बाई ब्लड प्लाज्मा एज बाई कार्बोनेट। तो यार O2 लिखा हुआ है, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। तो आंसर आपका हो गया C, मतलब सॉरी C स्टेटमेंट गलत हो गया। एंड लिखा है अबाउट 97% ऑफ O2 इज ट्रांसपोर्टेड बाय द RBC। तो ये सही है, इसका मतलब यहाँ पर एक ही स्टेटमेंट गलत है जो कि C वाला हुआ। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन 1 सही होगा। ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट हमारा रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ इंसेक्ट। इंसेक्ट में आपने कॉकरोच पढ़ा होगा, सीधा सीधा वहाँ पर देखा होगा आपके जो स्पाइरिकल्स होते हैं उनसे अंदर ट्रैकियल ट्यूब्स जाती हैं। तो यहाँ कोई बड़ी बात नहीं है, ट्रैकियल ट्यूब्स इसका आंसर होगा। ठीक है, एनसीईआरटी में दिया है मे बी। नेक्स्ट है आपका एक्सपायरेशन टेक्स प्लेस व्हेन द इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इज। एक्सपायरेशन जो है आपका कब होता है, जब इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर का क्या होता है। तो भाई देखो, जब इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर बढ़ जाएगा तभी आपका एक्सपायरेशन होगा। तो सीधी बात है, जो भी ऐसा ऑप्शन होगा वही आंसर होगा। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन सही है, ग्रेटर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सीधी बात है, जब आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर होगा तो आपका एक्सपायरेशन ही होगा। क्लियर है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट है इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स सपोर्ट ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो आपको पता है हायालिन कार्टिलेज के बने हुए कुछ रिंग्स होते हैं जो कि आपके अप टू द टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक कवर करके रखते हैं। और वो क्या कवर नहीं करते हैं, ये पूछा है। ये सवाल बनेगा कहाँ तक कवर करते हैं, तो टर्मिनल तक तो करते हैं लेकिन रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल तक कवर नहीं करते। तो आंसर आपका होगा 3rd, क्योंकि एक्सेप्ट पूछा है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है आपका टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अकोमोडेटेड इन द लंग्स एट द एंड ऑफ द फोर्स इंस्पायरेशन। तो यार देखो, ये कह रहे भी फोर्स इंस्पायरेशन किया है आपने ऐसे करके, तो आपने क्या क्या ले लिया होगा अंदर और इस टाइम आपके अंदर क्या क्या है। तो आपको पता है आपने जब फोर्सफुल इंस्पायरेशन किया है तो आपके अंदर टीवी भी गई होगी पहले, उसके बाद आपके पास IR भी गई होगी, पहले से आपके अंदर ER भी होगा,
और आपके अंदर रेजिडुअल वॉल्यूम होगा। तो ये चारों जो है पहले से आपके अंदर, मतलब ये चारों होंगी, तो आपका आंसर होगा 4, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका विच फैक्टर इज फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द ऑक्सी हीमोग्लोबिन इन एल्वलाई। तो यार एल्वलाई के लेवल पर जो आपके एल्वलाई है और यहाँ पर आपका ब्लड में आती है O2, तो वहाँ पर कौन सा फैक्टर इसको सपोर्ट करता होता है। सीधी बात है, आपको पता होना चाहिए कि पीएच जो है यहाँ पर हाई नहीं होगी, मतलब यहाँ तो नहीं होगी, तो वरना उल्टा हो जाता। तो ये पहला ऑप्शन तो आपका गलत ही जा रहा है। हाई H+ कंसंट्रेशन मतलब लेसर पीएच नहीं होगी। तो नेक्स्ट है हाई PCO2, तो यहाँ लंग्स पे तो O2 का लेवल हाई होता है, तो ये भी आपका नहीं हो सकता। नेक्स्ट है लो टेम्परेचर, ये है यहाँ पर आपका आंसर, क्योंकि लो टेम्परेचर जो है इसको सपोर्ट करता है। टिश्यू पे आपका टेम्परेचर हाई होता है, इसलिए वहाँ पर डिसोसिएशन होता है O2 का, और यहाँ एसोसिएशन होता है। तो ये ध्यान रखना, आंसर नंबर 3 होगा। नेक्स्ट आपका होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इज एल्वलाई, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एयर एंड टिश्यू विल बी। तो ये अलग अलग जगह पार्शियल प्रेशर पूछा है CO2 का, हाँ CO2 का पूछा है। तो एल्वलाई में CO2 का प्रेशर 40 होता है, और आपका एयर में आपका 0.3 होता है, टिश्यू में आपका 45 होता है। तो देख लो कौन सा बैठेगा, आपका बैठेगा 2, 40.3 और 45। यार ये टेबल NCERT से ऐसे रट लेना, याद कर लेना, बहुत अच्छा सवाल बन जाएगा यहाँ से ना। नेक्स्ट है आपका रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड इट, तो इनको करना क्या है, करेक्ट बताना। ओके, तो इट इज ए क्रॉनिक डिसऑर्डर, किसके बारे में बात हो रही है, तो ये मे बी एम्फाइसीमा के बारे में मे बी बात हो रही है। तो हाँ एम्फाइसीमा के बारे में बात हो रही, नीचे लिखा है। तो लिखा है क्रॉनिक डिसऑर्डर है जी, सिगरेट स्मोकिंग से होता है जी, एलर्जी नहीं है, एल्वेलर वाल डैमेज यस हो जाती हैं, और ड्यू टू ब्रोंकियो के इससे नहीं होता, ब्रोंकियोल इन्फ्लेमेशन से नहीं होता, ये काट देते हैं। रेस्पिरेटरी सरफेस घट जाती है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ 4 स्टेटमेंट हमारे जो है वो करेक्ट हो जाते हैं, ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर होगा, ठीक है। ये लास्ट में NCERT में दिया है, वहाँ से आप डिजीज जरूर पढ़ लेना, इसमें से आपके ये वाला एम्फाइसीमा का आ ही जाता है पेपर में ना, बहुत ज़्यादा करके। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्टिवेट द कीमोसेंसिटिव एरिया सिचुएटेड एडजेसेंट टू द रिदम सेंटर। तो रिदम सेंटर आपका मेडुला में होता है, तो भाई ये पूछ रहे हैं भी कौन चीज़ जो है वो उसको एक्टिवेट करती है। आपको पता है रिदम सेंटर के चारों तरफ अगर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी और पीएच जो है वो आपकी घटेगी, यानी H+ बढ़ेगा, तो ये उसको वो करते हैं, मतलब ये उसको एक्टिवेट करते होते हैं। तो ऐसा जहाँ भी होगा देख लेते हैं। यहाँ दिया है हाई CO2 कंसंट्रेशन लेसर H, तो ये तो गलत हो गया। हाई CO2 कंसंट्रेशन एंड हाई H+, तो यही दूसरा ऑप्शन है, ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ी। हाई CO2 कंसंट्रेशन और हाई H+ कंसंट्रेशन जो है वो मेडुला में जो आपका सेंटर है, रिदम सेंटर, उसको स्टिमुलेट करते हैं कि भाई वो आपका नेसेसरी एडजस्टमेंट जो भी डायफ्राम के साथ में करने होते हैं वो करता है। फ्रेनिक मसल्स को सूचना भेजता है, डायफ्राम नीचे जाता है, इंस्पायरेशन होता है, ये वाला काम चलता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है रीड द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ द इंस्पायरेशन। तो भैया स्टेप्स जो है क्या करने हैं, करेक्ट सीक्वेंस बताना है। तो यहाँ लिखे हैं आपके इंक्रीज थोरेसिक वॉल्यूम, एयर मूविंग टू लंग्स, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम एंड EICM, इंक्रीज पल्मोनरी वॉल्यूम, लंग्स एक्सपैंड, और डिक्रीज द इंट्रापल्मोनरी प्रेशर। तो यार सबसे पहले आपका होगा ये कॉन्ट्रैक्शन होगा डायफ्राम का, और EICM का होगा। तो उसके बाद क्या होगा आपका, उसके बाद होगा वॉल्यूम बढ़ेगा लंग्स का, ठीक है ना। उसके बाद आपका होगा लंग्स फैलेंगे, उसके बाद आपके जो है पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ेगा, उसके बाद आपका जो है प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा। वॉल्यूम बढ़ने पर प्रेशर कम होगा, ये आपको पता ही है। उसके बाद एयर जो है वो अंदर जाएगी। तो यार ये इंस्पायरेशन का प्रोसेस पूछा हुआ है, तो इसको लाइन से लगाना था, जिसमें कौन सा कब आएगा तो देखना पड़ेगा। मैंने लगा तो दिया, ओके, पहले मैंने C लगाया था, तो C तो सब में ही है। इसके बाद C के बाद आएगा E, C के बाद आएगा E, तो यार 4th ऑप्शन इसका नहीं, C के बाद तो A था, आ गया, ओके, C के बाद A, तो इसका 3rd ऑप्शन सही बैठेगा, ये वाला, ठीक है। इसको आप लाइन से लगा देना, एक बार याद कर लेना, तो ये लाइन से लग जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व विल शिफ्ट टू राइट ऑन डिक्रीज ऑफ। तो भाई मान लो ये आपका ग्राफ था, तो ये कह रही भी नीचे की तरफ को, राइट की साइड को कब आएगा। तो यार देखो किसके घटने पर आएगा, सीधी बात है। तो यार कब आएगा, एसिडिटी घटने पर तो नहीं आएगा, CO2 कंसंट्रेशन घटेगी तो नहीं आएगा, बढ़ेगी तो आएगा, टेम्परेचर घटेगा तो नहीं आएगा, पीएच अगर जो है घटेगी तो ये आएगा। पीएच घटना मतलब एसिडिटी होना, तो इसका मतलब ये है 4th ऑप्शन आपका नीचे जाएगा। आपको पता होना चाहिए DPG बढ़ने पर ये आता है, टेम्परेचर के बढ़ने पर आता है, CO2 बढ़ने पर आता है, H+ बढ़ने पर नीचे आता है, राइट साइड आता है, ठीक है। ये सवाल आएगा पेपर में आएगा पक्का। नेक्स्ट है कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट ऑफ द ट्रैकिया, प्रेजेंट द कोलैप्सिंग द ट्रैकिया। तो यार ये हाइलिन कार्टिलेज के बने होते हैं, बड़ा सवाल नहीं है। नेक्स्ट है आपका ड्यूरिंग क्लोराइड शिफ्ट। तो यार पता है आपको क्या होता है,
भी मान लो ये आरबीसी होती है, आरबीसी के अंदर आपको पता है क्या होता है, CO2 प्लस वाटर जुड़ के आपका H2CO3 बनता है, फिर ये टूटता है H प्लस और HCO3 माइनस में, और ये HCO3 बाहर प्लाज्मा में निकल के आता है। इसके बदले में Cl जो है वो अंदर जाता है। इसको हैम्बर्गर इफेक्ट बोलते हैं, या फिर क्लोराइड शिफ्ट या हैम्बर्गर इफेक्ट इसको कहा जाता है। तो इसमें क्लोराइड जो है वो प्लाज्मा से आरबीसी जा रहा है। देख लो कौन सा ऑप्शन होगा। ऑप्शन होगा भाई आपका क्लोराइड मूव फ्रॉम प्लाज्मा टू आरबीसी, थर्ड आपका ऑप्शन इसका आंसर होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, आ जाता है पेपर में कभी कभी, एनसीईआरटी में दिया नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच द पार्ट ऑफ द लंग्स गैसेस एक्सचेंज टेक्स प्लेस, तो कौन से पार्ट में गैसेस एक्सचेंज होता है, सीधा सवाल है। एल्वियोलर डक्ट और एल्विलाई में इसका एक्सचेंज होता है। नेक्स्ट है आपका, इफ पीएच ऑफ ब्लड फॉल देन P50 वैल्यू ऑफ द हीमोग्लोबिन विल, तो भैया देखो पीएच अगर ब्लड की गिर जाएगी तो P50 जो है वो आपका वैल्यू बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि पीएच गिरेगी, ग्राफ आपका इधर को जाएगा, तो आपका P50 की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। ये बहुत आसान सवाल है, आप ग्राफ से इसको कर लोगे। तो आपका ऑप्शन होगा इंक्रीज्ड, सॉरी हाँ इंक्रीज होगा। ठीक है ना, ये P50 की वैल्यू बढ़ जाएगी क्योंकि ग्राफ आपका नीचे शिफ्ट होगा, पीएच अगर गिर रही होती है राइट साइड जाएगा और P50 की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। तो भाई देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। इसमें से करेक्ट देखना है कि डिसोसिएशन कर्व ऑफ मायोग्लोबिन इज सिग्मोइड, गलत है ये तो। नेक्स्ट है आपका, ड्यू टू एक्सिस ऑफ 2,3 डाइफॉस्फोग्लिसराइड एंड एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन विद O2 डिक्रीजेस, तो यार ये तो बिल्कुल सही है, मैंने अभी बताया। डीपीजी बढ़ने पर आपका ग्राफ राइट शिफ्ट होता है और डीपीजी हर एक सेल बनाती है, इसकी वजह से आपका डिसोसिएशन होता है। तो यही स्टेटमेंट करेक्ट होगा, बाकी अगले गलत होंगे। डिफ्यूजिंग कैपेसिटी ऑफ O2 इज इक्वल टू द डिफ्यूजिंग, गलत है ये तो आपको पता है। P50 वैल्यू ऑफ फीटस HB इज हायर, गलत है ये भी आपका स्टेटमेंट P50 से। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, रेफर फॉलोइंग ग्राफ द शिफ्ट फ्रॉम कर्व A टू B, तो शिफ्ट फ्रॉम A टू B गया है, ये A टू B गया है। तो भाई A टू B ना, आपको मैं बताता हूँ एक बात, अगर ये ग्राफ ना A टू B कभी भी, मतलब ये A दिया है और ये B दिया है, मतलब अगर ये लेफ्ट साइड जा रहा है ना, लेफ्ट साइड केवल फीटस जो होता है ना, माँ का मतलब बच्चा जो होता है, बस उसके केस में जाता है। फीटस की हीमोग्लोबिन की एफिनिटी माँ के हीमोग्लोबिन से ज़्यादा होती है O2 के लिए, इसलिए ग्राफ आपका लेफ्ट शिफ्ट कर जाता है। तो ये केवल एक ही केस में होता है। इसमें आपका ऑप्शन हो गया, एक तो ए हो गया, अच्छा नीचे दिया है अलग अलग, ए तो सही हो गया। फिर लिखा है इंक्रीज टेम्परेचर, गलत है, टेम्परेचर बढ़ने पर तो नहीं जाएगा, डीपीजी बढ़ने पर नहीं जाएगा, लैक्टिक एसिड बढ़ने पर नहीं जाएगा, पीएच वैल्यू इंक्रीज हो मतलब बेसिक पीएच, हाँ जी जाएगा। तो ए और ई आपका आंसर हो जाएगा, तो सेकंड आपका इसका आंसर होगा। ठीक है ना, तो यार ये जो है ये थे आपके 20 सवाल जो कि आपके रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग चैप्टर से थे। आपको अच्छी लगी कोई वीडियो तो सपोर्ट कर देना, लगातार आपको वीडियो मिलती रहेंगी। एनसीईआरटी से आपको आज एक और चैप्टर मिलने वाला है जो कि आपका बायोडाइवर्सिटी वाला चैप्टर होगा। बने रहेगा मेरे साथ चैनल के साथ में और देखते रहेगा पूरा जो भी बना रहा हूँ मैं, और आपको बहुत मदद करने वाला है ये सब। ठीक है ना, टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।